हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्केल टू रिक्रूटमेंट जो भी चल रही है उसमें काफ़ी यूजफुल है। और आरआरबी जो कि 10 सितंबर को होने वाला है, स्केल टू एग्जामिनेशन और स्केल थ्री एग्जामिनेशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तीन चीज़ें आती हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। ये तीनों हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल बिल ऑफ एक्सचेंज कवर करेंगे। पहले हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट दो शब्द हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल हो, मतलब जैसे चेक है, आप अपने पास रखोगे, दूसरे को दे दोगे तो उसका पेमेंट वो भी ले सकता है, मतलब ट्रांसफरेबल है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है किसी पे, या फिर किसी को एक राइट देता है, अधिकार देता है। जैसे अब आपने मान लीजिए एक लेटर ले लिया, खाली उस पे कुछ भी लिख दिया, तो वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट तभी कहा जाएगा जब वो किसी पर लाइबिलिटी क्रिएट करे या फिर किसी को कोई अधिकार दे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 9 दिसंबर 1881 को आया था, लेकिन इसको लागू किया गया 1 मार्च 1882 को। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ चुका है कि इसको लागू कब किया गया। तो ये वाली डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच क्रिएट्स अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन और क्रिएट्स अ लायबिलिटी इन फेवर ऑफ सम पर्सन एंड व्हिच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये हो गई। और इसमें अपने को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A ऑफ एनआईए तीन तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। वो है, मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर बता देता हूँ: प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिस्क्राइब्ड है एनआईए के। एनआईए मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मैं इसको एनआईए ही बोलूंगा वीडियो में। तो प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंतर्गत डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइंड है, और चेक सेक्शन 6 के अंतर्गत डिफाइंड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब एक कई बार क्वेश्चन ये आता है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इनमें से बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो इन तीनों में से ही जो होगा वो आंसर होगा इसका। बाकी आपको अदर ऑप्शंस ये नीचे लिखे गए हैं जो दिख सकते हैं: ट्रेजरी बिल्स, ये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर हो गया, हुंडी हो गया, करेंसी नोट हो गया, सर्टिफिकेट, शेयर वारंटी एक्सेट्रा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, जैसा कि अभी बताया, सेक्शन 5 के अंतर्गत आएगा एनआईए के। इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक सेलर है जिसका नाम अर्पित है, और एक बायर है जिसका नाम आशीष है। अर्पित ने अपना कुछ सामान बेचा आशीष को 20,000 रुपए में, तो यहाँ पे अर्पित कहलाएगा सेलर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा सेलर के द्वारा बनाया जाता है। मतलब क्या होगा? अर्पित ने सामान बेचा 20,000 का आशीष को, आशीष कहेगा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अर्पित को वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए बोल देगा। तो अर्पित यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, उस पर साइन करेगा, और आशीष उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बाय ड्रॉअर। ड्रॉअर मीन्स सेलर, यहाँ पर सेलर है। तो तीन पार्टीज होती हैं: ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ये आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस वीडियो में समझ लीजिए। ड्रॉअर जो कि बिल को बनाता है वो ड्रॉअर कहलाता है। ड्रॉई जो एक्सेप्ट को बिल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, मतलब, या फिर जो कि पे करेगा मनी को, ड्रॉई। पे ही कौन होगा? जिसको पैसा मिलेगा, बेनिफिशियरी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, वो समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए अर्पित ने अपना कुछ सामान बेचा 20,000 रुपए में आशीष को। अब अर्पित बिल ऑफ एक्सचेंज बना देगा कि इतने दिन के 80 दिन के भीतर आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे तो सिंपल दो पार्टी हो गई। यहाँ पे ड्रॉर हो गया अर्पित, ड्रॉय हो गया आशीष।
पे भी हो गया अर्पित, क्योंकि उसी को पैसा मिलने वाला है। अब ये जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 80 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे साइन कर देगा अर्पित सिंघल नीचे, ये यहाँ पर, और आशीष सिंघल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का केस मैं बता चुका हूँ आपको। अर्पित सिंघल यहाँ पे ड्रॉअर है, आशीष ड्रॉई है, पे कौन है? पे यहाँ पर अर्पित ही है, क्योंकि उसी को पैसा मिलने वाला है। अब एक केस ये हो सकता है कि अर्पित ने मान लो किसी अंकित नाम के बंदे से पहले पैसा ले रखा है 20,000 रुपए, और अब अर्पित ने सामान बेचा आशीष को, तो अर्पित आशीष को ये बोल देगा कि आप 20,000 रुपए मेरे को देने की जगह आप आशीष को दे दीजिए, अंकित को दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें फिर तीन पार्टी हो गई, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। यहाँ पर ड्रॉअर हो गया अर्पित सिंघल, ड्रॉई वही आशीष सिंघल, लेकिन पे यहाँ पर चेंज हो गया, पे होगा अंकित अग्रवाल। ये सेम है, इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लाइबिलिटी की बात आती है, ये क्वेश्चन अभी जनवरी में आया था एग्जाम में। लाइबिलिटी क्या रहेगी? लाइबिलिटी किसकी रहेगी? लाइबिलिटी जो पैसा देने वाला है उसकी रहेगी, मतलब ड्रॉई की रहेगी हमेशा लाइबिलिटी। अब बिल क्रिएशन से पहले अर्पित ने अंकित से पैसे ले रखे थे, तो अर्पित की लाइबिलिटी थी अंकित की तरफ, वो थी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, उसको देना ही देना है। अब अर्पित ने बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट कर दिया, उसके बाद ये लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई आशीष की तरफ। अब आशीष की लाइबिलिटी बन गई अंकित की तरफ, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, और अर्पित की बन गई सेकेंडरी एंड कंडीशनल। सेकेंडरी एंड कंडीशनल मतलब अगर आशीष पे नहीं करेगा तो अंकित को, तो अर्पित अंकित को पैसा देगा। सेकेंडरी एंड कंडीशनल। एंडोर्समेंट मतलब वही होता है जो ट्रांसफर किया जा सके। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ बिल और promissory note or check to another person. रिन्यूअल ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज रिन्यूअल के लिए ये नहीं कि आपने ये और जो अभी फॉर्मेट दिखाया था ना, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, इसमें कहीं पे कटिंग कर दी, यहाँ पर 80 डेज की जगह 90 डेज कर दिया, और आप कह रहे हैं कि रिन्यूअल हो गया, तो ये रिन्यूअल नहीं माना जाएगा। सबसे पहले रिन्यूअल के लिए इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा आपको, और नया बिल जनरेट होगा उस डेट में जिस दिन रिन्यूअल हो रहा है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग मतलब प्रॉपर रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा कि अभी फॉर्मेट दिखाया उस फॉर्मेट में होना चाहिए। ड्रॉअर के सिग्नेचर होने चाहिए। एक ऑर्डर टू पे एक्सप्रेशन होना चाहिए उस बिल में, ऑर्डर टू पे का सम, जो मतलब जो पैसा मिलने वाला है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। केवल पैसे के लिए ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं। ये नहीं कि मुझे ये सामान मिल जाएगा इसके बदले। ड्रॉ, ड्रॉई और पे मस्ट बी सर्टेन, जो कि क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प्ड होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज को कभी भी पेएबल टू बियरर और डिमांड नहीं माना जाएगा। पेएबल टू बियरर मतलब जैसा कि आपका करेंसी नोट होता है, कि अगर आपका पैसा कहीं गिर गया, किसी ने उठा लिया, तो उसका पैसे पर हक हो जाएगा, क्योंकि उस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 100 के नोट पे लिखा होता है। तो ये अधिकार आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को पेएबल एज बियरर यूज नहीं किया जा सकता कभी भी। तो दोस्तों ये थी हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज की वीडियो। आई आई होप मुझे आई होप आप सबको सही लगी होगी वीडियो। प्रॉमिसरी नोट के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज चैनल को। थैंक यू सो मच।